अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही थी। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमेरिका सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, मुलाकातें होने जा रही थी, लेकिन अब यूक्रेन की जानिब से रूस के ऊपर अटैक किया गया है। कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं और सिचुएशन क्या अब मुख्तलिफ होगी सर? बहुत शुक्रिया किरण नार साहबा। देखिए, पहली बात तो ये है, ये एक नया टर्न है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। अगर मैं ये कहूँ कि रशिया ने भी तकरीबन 500 ड्रोन्स के साथ आज हमला किया था और अब यूक्रेन ने भी हमला कर दिया। और यूक्रेन के हमले के अंदर सरप्राइज था कि जो कुछ ट्रक्स जो रशिया के अंदर एंटर हो गए और वहां से वो फ्लाई किए और उन्होंने जो है वो अटैक किया और इसमें बड़े 40 के करीब रशिया के जो जेट्स हैं 40 के करीब मेरा ख्याल है वो तबाह हो चुके हैं। सो ये तो हो गई जो वहां पे सिचुएशन है। लेकिन जैसे आप अपने इंट्रो में बता रही थी कि बिल्कुल टॉक्स तैयार थी और सुबह जो यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने जाना था इस्तांबुल और वहां पे बैठ के बात होनी थी और अब तो सीज फायर की बातें चल रही थी कि 30 डेज सीज फायर। सो वो जारी बात है अब किस हद तक सीज फायर की बात चलती है। लेकिन ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, ड्रोन के जो हमले हैं, मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने एक नया टर्न भी लिया है। इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी पैनिक में है क्योंकि उनको बड़ी उम्मीद थी कि डायलॉग होगा, प्रिजनर एक्सचेंज होगा, बच्चे हैं जो हैं उनको रिटर्न किया जाएगा, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है रशिया की किसी हद तक बच जाएगी। इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन इस तरह की है कि ना अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में रही हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर डायलॉग, इंगेजमेंट और इस मसले को हल करना चाहते थे। मेरा ख्याल है इसी को रशियन प्रेसिडेंट ने देखा कि ये मजबूरी है और इस वक्त सारे का सारा नेटो और वेस्ट डिवाइडेड है, तो उन्होंने एक दोबारा जो है वो मिलिट्री स्ट्राइक। अच्छा कामरान साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है ये कमर साहब। जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो ड्रोन्स हैं वो पहले स्मगल किए गए हैं और फिर वहां पर उसको रूस में ही रिमोटली उसको ऑपरेट किया गया है। तो सर ये जो आप बता रहे हैं कि ये एक तो सबसे बड़ा हमला भी है, ये एक एस्केलेशन भी है, फिर रूस की जो इंटेलिजेंस है ये तो उसकी नाकामी भी है ना बहुत बड़ी। तो किस तरह का रिएक्शन फिर आप देख रहे हैं? और अगेन आप कह रहे हैं कि सुपर पावर्स में शामिल है, तो फिर उनकी तरफ से रिएक्शन क्या हो सकता है सर इसका मुमकिन? देखिए, मुमकिन रिएक्शन तो ये हो सकता है कि एक फुल स्केल वॉर भी शुरू हो सकती है। बिकॉज जब आपको 40 रशियन प्लेन्स इनसाइड रशियन टेरिटरी के अंदर तबाह हों, अपनी बेसिस के ऊपर खड़े तबाह हो जाएं, तो अब जारी बात है ये एक वो जो प्रेशर पुतिन साहब बिल्ड करना चाह रहे थे, अब उनको मजीद एक ऑल आउट वॉर में जाना पड़ सकता है और एक बड़ा हमला वो यूक्रेन के ऊपर कर सकते हैं। इट मींस के जो टॉक्स हैं वो इमीडिएटली नाकाम भी हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि तुर्की इसमें इन्वॉल्व है और तुर्की के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की नेटो का भी मेंबर है, तुर्की के रशिया से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हो सकता है वो इन चीज़ों को आगे ले चलेंगे, इस टॉक्स को करवाएं। लेकिन लगता ये है कि रशिया अपनी मजीद ताकत का इस्तेमाल करेगा ताकि अपनी जो डोमिनेंस है उसको मेंटेन कर सके। और दूसरा ये भी है कि रशिया जो मुसलसल कह रहा है कि यूक्रेन विड्रॉ करे जो 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है जी। सो रशिया क्योंकि अपनी डिमांड्स बढ़ाना चाहता है, यूक्रेनियन जो है वो रिलैक्सेशन चाहते हैं। अच्छा कामरान साहब, हमने देखा सिचुएशन, कमर चीमा साहब मुझे ये फरमाइए सर, जिस तरह से हमने सिचुएशन को देखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी ये कहा था सदर ज़ेलेंस्की को कि आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ सिचुएशन को लेकर जा रहे हैं। तो सर अब जो आप कह रहे हैं कि ये सिचुएशन अब उस तरफ बाकायदा तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही है, जंग की तरफ बाकायदा प्रॉपर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी, यूरोप का पीछे हट जाना, इस सिचुएशन को बेयर कर पाएगा सर यूक्रेन? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाहते थे कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने सीज फायर करवाया, वो ये यूक्रेन वाली जंग भी बंद करवाना चाहते हैं, गजा वाली भी बंद करवाना चाहते हैं और अपने आप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करवाना चाहते हैं, ताकि मैं कहूँ जी दुनिया के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट अमेरिका में है जिसने तमाम जंगें बंद की। दैट इज वन पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब मसला ईगो का भी है और पर्टिकुलरली रशिया की ईगो इसमें वो हर्ट हुई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूरोप बहुत देर से अमेरिकन को कह रहे थे कि आप इस तरह इस जल्दी से विड्रॉ ना करें, फोर्स ना हमें करें, हमें आप जिस तरह फॉर एग्जांपल नेटो को कहा जा रहा था कि आप अपना डिफेंस 2% से बढ़ा के 5% पे तमाम नेटो कंट्रीज अपना डिफेंस बढ़ाएं, जो 5% ऑफ द जीडीपी नेटो में जमा करवाएं आप डिफेंस के लिए।
तो वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो यूरोपियंस को एक्सपोज किया, उनको कमजोर किया ताकि वो रशिया के साथ बैठे, वो बैठना नहीं चाह रहे थे। अब यूरोपियंस भी एक्सपोज हैं, अमेरिकन भी एक्सपोज हैं, रशिया मजीद ऑफेंसिव करके आगे आ गया है। और अब इस सिचुएशन के अंदर क्या अमेरिका दोबारा अलाउ करेगा, दोबारा कहेगा कि ठीक है रशिया जो यूक्रेनियंस हैं हम उनको असला भी देते हैं, एक दफा वो पुतिन के साथ जंग लड़ें। सो ये देखें, ये एक बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन है। इसमें डिसीजन मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है कि कैसे ये फैसला अब रशिया के ऊपर है कि वो दोबारा वो टेबल पे बैठना चाहते हैं कि लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर ये भी कि यूक्रेन के लिए सिचुएशन को संभालना कैसे होगा ये भी देखना पड़ेगा, और फिर आने वाले वक्तों में अब कैसे जो दुनिया का नक्शा है वो किस तरह से इस पे रिटेलिएट भी करेगा, परफॉर्म भी करेगा, ये बड़ा देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमर चीमा साहब साथ मौजूद थे, मेरे साथ इख्तियार वली खान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस टॉपिक पे ज़रूर मैं कमेंट लूँगी। लेकिन ज़रा आज की जो 2-4 अहम खबरें हैं पहले उस पर डिस्कस कर लें और फिर उसके बाद इख्तियार साहब आपकी तरफ आती हूँ। तो सियालकोट का हल्का PP52 संबड़ियाल, यहाँ पर आज ज़िमनी इंतखाब हुआ और अब तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ रही हैं उसके मुताबिक तो हिना अरशद साहिबा जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरे नंबर पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर पीपल्स पार्टी और PTI की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर धांधली की गई है। तो फिर हमने ज़रा रिसर्च करने की कोशिश की, थोड़ा सा देखने की कोशिश की कि इन हल्कों में पहले क्या सिचुएशन रही है। तो 2024 में भी और 2018 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही ये हल्का रहा है। सियालकोट के जो आसपास के मुल्का इलाके हैं, यहाँ के जो हल्के हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहे हैं। इनफैक्ट 2024 का जो पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था, यहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर 1800 वोट्स पड़े थे। और 2018 में भी सिचुएशन 6ठे नंबर पर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही है और तीसरी और चौथी पोजीशन बिल तरतीब TLP की और जमात इस्लामी की यहाँ पर रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 1800 उन्होंने पहले भी वोट लिए हैं और फिर पोजीशन भी 6ठे नंबर पर रही है, तो वो किस बात पे एहतजाज कर रही है? क्योंकि हसन मुर्तज़ा साहब के भी रिमार्क्स मैं देख रही थी, शेख वकास अकरम साहब के भी रिमार्क्स देख रही थी। इस पर बात करेंगे आपसे। दूसरी जो आम खबर है मियाँ साहब के हवाले से है, वो इलाज की गर्ज से लंदन जा रहे हैं, लेकिन एब्सोल्युटली कुछ ही दिन रह गए हैं ईद के, वो ईद भी वहीं पर ही सेलिब्रेट करेंगे। तो हम सोच रहे थे कि वैसे तो लोग पाकिस्तान आते हैं अपनों में ईद मनाने के लिए, मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं और वहाँ पर उनकी ईद होगी। तीसरी एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आज की कि आसिफ अली जरदारी साहब से आज उनके MPAs ने पंजाब में मुलाकात की है और जरदारी साहब के सामने शिकायतों के अंबार लगाए हैं, नाराज़गी का इजहार किया है। लेकिन जरदारी साहब ने उनको जो बात कही है वो बड़ी अहम है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ जो तयशुदा मामला थे ना उस पर अमल नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी है साथ चलना। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि जरदारी साहब जैसी शख्सियत ऐसी बात कर रहे हैं? ये भी बड़ा अहम सवाल होगा और इस पर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये भी जहन में रखिएगा कि आज से कुछ रोज़ पहले ही कुछ सहाफ़ियों ने ये भी दावा किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने 50-60 MPAs हैं जो कि नाराज़ हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं। हालांकि सवाल ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद ही ज़ेर इताब हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है ना आज की, जो मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUIF के साथ मिलकर सड़कों पर निकलने का प्लान कर रही थी पिछली ईद तक, जो मीठी ईद गुजरी है। लेकिन अब सिचुएशन ये हुई है कि JUIF सड़कों पर निकलने तो जा रही है, कम उम्री में जो शादी का बिल आया है उसके खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ये खबरें भी दे रहे हैं कि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो करप्शन है उसके खिलाफ भी JUIF एहतजाज करने जा रही है। यानी वही JUIF जिसको सड़कों पर साथ देखना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब वो उनसे खिलाफ एहतजाज भी बर्दाश्त करेंगे और उसको टैकल करेंगे।